सर, ये हमने पढ़ा है जो पूर्व में भारत ने जंगें लड़ी हैं, उसमें भारत को भी ये दिक्कत आई कि भाई हमको भी एम्यूनिशन की और जरूरत पड़ी, तो कभी किसी देश ने कोऑपरेट किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने आउट ऑफ वे जाकर के मदद किया। हम वहां से कितना दूर आ चुके हैं, हमारी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी कितनी है आज? सौरभ, उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ मैं कहूँगा कि कारगिल के बाद भी 99 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गई हैं कि बीच में आपने देखा ही कि लद्दाख वाला जो इशू हुआ था, उसके बाद से हम लोग काफ़ी इस तरफ जागरूक हो गए हैं। और ये जो जिसको बोले ना स्टेमिना फॉर वॉर के लिए कितना स्टेमिना आप में है, ज़्यादातर ये कैलकुलेशंस जो हैं कागज़ों वाली होती हैं। एक्चुअल जब ज़मीन पे लड़ाई होती है तो वो जो कैलकुलेशन है वो पूरे फ्रंट के लिए है, पूरी कैपेबिलिटीज़ का ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो एक्चुअल जब लड़ाई होती है, एक्चुअल जब एक्शन होता है, तो नैरो फ्रंट पे कुछ एक सेलेक्टेड जगहों पे है जहाँ जहाँ दुश्मन कमज़ोर है, वहाँ उन जगहों को हम चुनते हैं। तो उसकी वजह से ये स्टेमिना जो है ना, एक बिल्कुल ऐसा टेम्पलेट हम लेके नहीं चल सकते कि एकदम से कोई डिक्लेयर कर पाएगा कि किसका कितना स्टेमिना है इस लड़ाई के लिए। वो डिपेंड करता है कि लड़ाई का रुख कैसा चल रहा है और किन इलाकों में कितना फैलाव है उसका। तो बहुत सारे और फैक्टर्स इसके बीच। बट एक प्रूवन गैप है हम में और पाकिस्तान। प्रूवन गैप ये है कि हम कम से कम भी तो पाकिस्तान से 5 गुना अधिक है। वो सोच भी नहीं सकता वो करने की जो हम कर सकते हैं उसके लिए। तो जितनी बयानबाजी ज़्यादा होगी ना, और खासकर ऐसे लोगों से जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो बस ज़्यादा उसको डर लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसने बोलना है। पब्लिक के लिए ज़्यादातर आपको पता ही है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जितनी भी होती हैं वो पब्लिक के लिए ज़्यादा होती है, उसमें पॉलिटिकल कंटेंट ज़्यादा होता है, एक्चुअल कंटेंट कुछ होता नहीं उसके बीच में। इस समय वैसी बयानबाजी पाकिस्तान में चल रही है, देखें कब तक चलती है, कहाँ तक चलती है, और देखेंगे जब आप कि एक्चुअल में जब एक्शन हो जाएगा और कैलिब्रेटेड रिस्पांस को उनको फेस करना पड़ेगा और उसके आगे हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि सबकी बयानबाजी गिर जाएगी। हर लड़ाई में हमने देखा कि पाकिस्तान की बयानबाजी हमेशा ही एक कहते हैं ना कि एक ढोंग ज़्यादा रहा है हर चीज़ के लिए। कारगिल में भी कितना ढोंग था, सब गिर गया। ये इनके जो सोल्जर मरे उनको क्लेम करने तक नहीं आए ये लोग, हम लोगों ने बरी किए, इनके सोल्जर्स भी कुछ भी नहीं कर पाए उसके बीच में। अल्टीमेटली जो भी एम लेके चले थे सब कुछ गिर गया इनका। तो क्या हुआ अल्टीमेटली? तो इसलिए आई ऐड टू व्हाट जनरल सेइंग कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो अपने जवानों के शव एक्सेप्ट करने के लिए वो मना कर गए। अभी फरवरी में जाफर एक्सप्रेस हुई, उसमें कई सैनिक मारे गए, उनकी बॉडीज क्लेम करने के लिए वो नहीं आ रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है उनके परिवारों तक जाता है, उनकी फैमिलीज में जाता है, उनके गाँव में जाता है कि जब लड़ना होता है तो बुला लेते हैं, बट अंत में जब ज़रूरत आती है तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट मोरल एंड मोटिवेशन। तो एक चीज, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने जब शुरू किया था तो हम अब न्यूक्लियर एस्पेक्ट पर ज्यादा बात करना चाह रहे थे, फिर ये खबर आई कि भारत में मीटिंग चल रही है, पाकिस्तान में थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो एक थोड़ी सी अर्जेंसी इस प्रोग्राम में आ गई। लेकिन न्यूक्लियर पहलू पर ही बात करते हुए मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। पाकिस्तान को हमेशा एक ऑब्सेशन भारत के खिलाफ एक कैपेबिलिटी डेवलप करने का कन्वेंशनल सेंस में तो रहा ही, वो भारत के साथ एक न्यूक्लियर होड़ में भी लग गया। भारत ने, सर ने बताया 74 में टेस्ट कर लिया था, पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी हो सकता है पहले आ गई हो, लेकिन उसने भी 98 में डिक्लेयर किया जब भारत ने दूसरा टेस्ट किया। सर, उसको एक डर हमेशा यह भी रहा कि दुनिया मेरा न्यूक्लियर हथियार छीन लेगी। अब उसने, पाकिस्तान में लोग क्लेम करते हैं कि 1982 में इजराइल भारत की मदद से उसके न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करना चाहता था, या अमेरिका आज भी उसके न्यूक्लियर वेपन्स को कैप्चर करना चाहता है। दुनिया में कभी ये चर्चाएं हुई हैं कि ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, इसको न्यूक्लियर नहीं रहना चाहिए? नहीं, देखिए ये चर्चाएं तो हुई हैं, कितनी सच्चाई है ये किसी को मालूम नहीं। कहा यह जाता है कि एक समय इजराइल जब इन्होंने कहूटा शुरू किया था, उस समय ऑफर किया था कि ख़त्म कर देते हैं सब, तो वो इसके लिए भी तैयार थे कि हम हमारे फाइटर जेट आएंगे, आप केवल रिफ्यूलिंग की परमिशन दे दीजिए। उस समय की भारत सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं हुई। अब इसकी सच्चाई तो जो लोग, जिन लोगों से बात हुई वो बता सकते हैं, या फिर जो है आर्काइव्स में जो है वो जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है वो निकले, तब पता चल सकता है कि ये सही था या गलत। लेकिन दुनिया भर में ये परसेप्शन तो है ही कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, वहाँ जो जिहादी तत्वों का बोलबाला है, और कभी भी ये न्यूक्लियर हथियार जो है उनके कब्जे में जा सकते हैं। तो एक समय जब ओसामा बिन लादेन के खिलाफ लगा हुआ था और अफगानिस्तान में था अमेरिका, तब ये बड़ी चर्चा थी कि अमेरिका जो है वो एक तरह से जो परमाणु हथियार हैं पाकिस्तान के, उन पर कंट्रोल चाहता है। लेकिन ऐसा हुआ, ऐसी कोई खबर है नहीं। तो
तो इसलिए जो है पाकिस्तान को लेकर उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत को लेकर ज्यादा डर है न्यूक्लियर वेपन की बजाय, कि वो कभी भी डेस्परेशन में कुछ कर सकता है। तो उसी को रोकने के लिए विश्व समुदाय की कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ठंडा रखा जाए, कभी मदद करके, कभी धमका के। तो इसके ब्लैकमेल में आ ही जाती है दुनिया। दुनिया आ नहीं जाती है ब्लैकमेल में, लेकिन दुनिया रिस्क नहीं लेना चाहती कि हम कुछ न करें और ऐसा हो जाए तो इसलिए जो है भारत के मामले में बिल्कुल आश्वस्त हैं कि बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है। हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें भी है, नो फर्स्ट यूज की बात करते हैं हम, कि हम पहले हथियार नहीं चलाएंगे, परमाणु हथियार। ऑल्दो राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट है अभी कुछ वक्त पहले का कि ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हाँ, हमारी ये तो डॉक्ट्रिन का हिस्सा ही है कि जो है परिस्थिति क्या होती है, लेकिन पॉलिसी हमारी ये है कि हम पहले पहले इस्तेमाल नहीं नहीं करेंगे।